तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय हिमरोज मिल्की में। काफी दिनों के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। इससे कुछ ऐसी वजह थी जिस वजह से हमें रुकना पड़ गया। सच्चाई तो यही है कि रुकना बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया जिस वजह से दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो गया था हमारा। बस यही वजह था कि हमें रुकना पड़ गया वहां पे। हालांकि हमने मैसेज भी किया था ग्रुप में बच्चों से कि अगर कोई इस एरिया में कोई व्यक्ति हो जो पुलिस वगैरह या थाने पे हो, किसी की जान पहचान का अगर कोई हो तो वो संपर्क करे। काफी लोगों ने संपर्क किया। राघवेंद्र ने संपर्क किया जो आर्मी में है, फिर रीना ने संपर्क किया जो पुलिस में है, फिर मिथिलेश ने संपर्क किया, उसके अलावा फैजान ने संपर्क किया और भी बच्चों ने संपर्क किया। लगातार मैसेज किया सर बताइए क्या बात है। सारी बातें बताने के बाद भी कुछ हो नहीं पाया। सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि कभी कभी बहुत ज्यादा अविश्वास हो जाता है अपने इस देश के सिस्टम से। समझ में नहीं आता है कि लोग क्या सोचते हैं, आखिर किस प्रकार की उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है जो उनको नैतिक रूप से बदल नहीं पाता, चेंज नहीं कर पाता। आप सोचिए कि हम लोगों के घर वाले, आप लोगों के घर वाले यानी हम लोगों के परिवार वाले, घर वाले, माँ बाप, जो भी बड़े लोग हैं, जो भी वो एजुकेट करते हैं अपने बच्चों को, एक नैतिक शिक्षा देते हैं कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। तो अगर उनकी बातों को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो वो सारा पढ़ाई लिखाई हमारा बिल्कुल बेकार है, हमें छोड़ देना चाहिए पढ़ना लिखना, है ना। दिक्कतें इतनी ज्यादा हो गई थी कि हमें दो तरीके से लॉस हुआ। एक तो हमारे अकाउंट वाला समस्या गड़बड़ हुआ, काफी पैसे चले गए वहां से। उसके बाद एक काम करवाया हमने जो 90,000 रुपए लगे वहां पे। 90,000 रुपए लगने के बाद भी उस व्यक्ति ने काम नहीं किया, खराब काम किया। दोबारा बुलाने पर व्यक्ति आया नहीं, यहाँ तक वो कर गया कि अब हम नहीं करेंगे, मतलब आपको जो करना है कर लीजिए। हमारे जैसा व्यक्ति उनको जाकर के खून खराबा तो कर नहीं सकता कि जाकर के हिंसा पे उतारो। दूसरी चीज, थाने पे संपर्क किए तो वहां पे इतने करप्ट लोग भरे हुए हैं कि पहले से ही सब कुछ हमें थाने के एक एक चीजों के बारे में पता है कि वहां क्या होता है, कैसे होता है। सब कुछ हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, देखा है। तो वहां पे जाने से भी हमें लगा कि कोई फायदा होने वाला नहीं है कि वहां पे तमाम तरीके की बातें लोग करेंगे। हालांकि वो ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, कहीं न कहीं किसी स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहे होंगे, लेकिन खुद अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की कंडीशन में नहीं है ना, जिनका पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है। तो इस तरीके से घटनाएं घटी जो काफी हमें दुखी किया, बहुत ज्यादा दुखी किया। ये भी सोचने को मजबूर किया कि आखिर हम किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, हमारा जो देश है या देश के लोग हैं उनकी क्या दिशा है। जब हम अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते अपने बच्चों को और हम खुद अपने आप में सुधार नहीं कर सकते तो बेकार है फिर, है ना। इस वजह से काफी डिस्टरबेंस हो गया था। कंडीशन तो मतलब यहाँ तक आ गई कि अब हमारे पास मतलब दिवालिया की कंडीशन हमारी हो गई है। बिल्कुल सब कुछ समाप्त हो चुका है। घर का अकेला पर्सन, खुद अकेले हमें जो इलाहाबाद में भी अपने जो खर्चे हैं वो मेंटेन करना होता है। उसके बाद घर पे जो खर्चे हैं वो मेंटेन करना होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उसने सोचा भी नहीं। हमने उसे सब कुछ बताया खुल करके कि हम पढ़ाते हैं वहां पे, हमारे ढेर सारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनकी क्लासेस लॉस हो रहा है, वो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, कोई बीए में वाला क्लास नहीं है। उसके बाद भी सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि उसके भी बच्चे कहीं न कहीं पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि इनकी परेशानी को, इनकी समस्याओं को दूर कर दे। और अंततः हमें क्या हुआ कि हमारी समस्या दूर नहीं हुई, हमें छोड़ करके यहाँ आना हुआ। और हमारी मम्मी भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होती है। उन्हें पता है कि कुछ लोग पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बार बार बोला कि अब जो है कि बच्चों का पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि चले जाओ। अब ये कुछ काम करने वाला है नहीं, इसके चक्कर में डिस्टर्ब होने कोई मतलब नहीं। कम से कम एक तरफ जो समस्याएं हैं, जो डिस्टर्बेंस है, उसको किसी तरीके से दूर कर दो जा करके। तो इस वजह से हमें जल्दी से आना हुआ, जिसमें मम्मी ने हमारा पूरा सपोर्ट किया। अदरवाइज दिमाग हमारा बहुत डिस्टर्ब था। हमें लग रहा था कि अब काफी पैसे चले गए, 1 लाख के आसपास रुपए एक व्यक्ति सीधे लेकर के चला गया और हमारे जैसा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया, है ना। तो ये सब चीजें होती है, यही सब एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है। अभी बाद में हम चर्चा करेंगे आगे की वीडियोस में, इस पे थोड़ा अच्छे से चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, समाज में नैतिकता आखिर कहाँ चली जा रही है। तो आज हम लोग बात करेंगे चूंकि इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, 3 चीजों को हम लोग पढ़ना है। इकोसिस्टम, इकोलॉजी वाला जो एक बड़ा पोर्शन था, बहुत ही कठिन पोर्शन माना जाता है वो, जिसे समझने में दिक्कतें होती हैं। पिछले लगभग 35-36 वीडियो में हम लोगों ने उसे अच्छे तरीके से समझा। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे
नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे। एक बार नोट्स को पढ़ेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से सारी चीजें समझ में आती चली जाएगी। बाकी के अभी और भी वीडियोस हम देंगे वहां से रिलेटेड, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ काफी वीडियोस है, लेकिन पहले कंप्लीट कोर्स हम लोग कर लें। पहले इस कोर्स को कंप्लीट कर ले, उसके बाद बीच बीच में वीडियोस हम देते रहेंगे। जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें आती जाएंगी वो हम बताते जाएंगे। आज हम लोग शुरुआत करेंगे, प्रदूषण की शुरुआत करेंगे। यानी आज हम लोगों का जो चैप्टर होगा वो वातावरण या इन्वायरमेंट से संबंधित होगा। तो पहले उस अवधारणा को अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। देखिए, पढ़ना और समझना वो दोनों अलग चीज होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, आपको ऐसे ही पढ़ाना शुरू कर देंगे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, लेकिन वास्तव में क्या वो आपके समझ को डेवलप कर पाते हैं? हम बार बार यही बोलते हैं कि थोड़ा सा समय भले लग जाए हमारे साथ आप लोगों का, लेकिन एक बार हमारे साथ आप लोग सारे विषय पढ़ के तो देखिए। आपको हम उस लायक बना देंगे जिस लायक आप बनना चाहते हैं। लोगों को, जैसे बायोडायवर्सिटी आप लोगों को देख लीजिए, बायोडायवर्सिटी को बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया, फूड चेन, फूड वेब, इन सब चीजों के बारे में बहुत सारे लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन आप हमारे वीडियोस को देख करके आपको अंदाजा लगेगा कि चीजों को किस प्रकार से शुरुआत किया जाता है, आखिर कैसे हम वहां तक पहुंचते हैं। जब हम किसी बच्चे का नामकरण हम तभी कर सकते हैं जब वो बच्चा पैदा होने से पहले ही हम नामकरण कर देंगे तो हमें नामकरण तो हो जाएगा, लेकिन हमें समझ में कैसे आएगा। हम उस चीज को वहां तक लेकर के जाने का प्रयास करते हैं जहां से आपकी समझ एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए, सब कुछ एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आए कि हाँ चीजें कहां से कैसे होती हैं। क्योंकि मेंस में जा करके आपका यही समझ ही वहां पे काम करने वाला है। रटन वाला जो हिसाब किताब होता है बहुत ज्यादा काम नहीं करता है। आपका प्री के बाद का जो अगला स्टेप होता है, चाहे वो मेंस हो या उसके आगे का एक स्टेप इंटरव्यू हो, तो वहां पे आपकी समझ ही बताती है कि आपने वास्तव में चीजों को समझा है या नहीं समझा है। अगर आप रट करके जाएंगे तो प्री निकल सकता है, लेकिन मेंस नहीं निकल पाएगा। उसके लिए आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। और हमारे हर विषय में यह प्रयास रहता है कि आपके अंदर वह समझदारी को डेवलप कर दें जो आपके लिए जरूरी है। आप किसी विषय पर तभी अपनी राय रख सकते हैं जब उस विषय को अच्छे तरीके से समझें। आज सिर्फ हम दूसरे को सुन करके या दूसरे पेपर्स, न्यूज़पेपर या टीवी को देख करके अपनी समझ को अगर बनाते हैं तो इसका मतलब सीधा है कि हमारे पास अपनी समझ नहीं है। आपके पास एक अपनी समझ होनी चाहिए जिस पे आप विचार कर सकें। वह समझ तभी होगा जब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो, आप उस विषय को अच्छे तरीके से जानें। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हम किसी भी चीज को शुरू जब करते हैं तो उस लेवल से लेकर के जाते हैं जहां से कुछ भी बचता नहीं, कुछ भी नहीं बचता है। इसी वजह से हम बार बार दावा करते हैं कि आप चाहे कहीं भी पेड बैच में पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आप पढ़िए वहां पे। अगर यहाँ आपसे उसको बेटर नहीं दिया तो फिर आप बोलिएगा हमसे। हम बेटर होने का दावा इसलिए करते हैं कि आप लोगों के लिए रातों दिनों हम इतना मेहनत करते हैं। ये वास्तव में हमारा मेहनत बोलता है आप लोगों के लिए कि हम सबसे बेस्ट देंगे। उसकी एक झलक आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है इन्वायरमेंट में। अभी इन्वायरमेंट में आप लोग ज्यादा टेंशन न लें। इन्वायरमेंट में अभी 15 वीडियो आप लोगों को पहुंचेगा। 15 से 20 वीडियो के आसपास में इन्वायरमेंट एंड हो जाएगा, तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी जल्दी ही। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग शुरू करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप लोग देखिएगा कि लोगों से, जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं उन लोगों से कितना अच्छा कंटेंट हम आप लोगों को देंगे और कितनी अच्छा समझ डेवलप करेंगे, ये देखिएगा। लोगों से फैक्ट भी आप लोगों को बहुत अच्छी मिलेंगे, अन्य लोगों से। किताबी चीजों से बिल्कुल दूर रहिएगा। हम बार बार बोलते हैं कि किताबी चीजों से थोड़ा दूरी बना के रखिए। एक बार हमसे पढ़ लीजिए, उसके बाद आप किताबी चीजों को पढ़िए, तब आप लोगों को किताब पढ़ने में मजा भी आएगा, है ना। बहुत सारे लोग, जितने लोग, मैक्सिमम लोगों को हम लोगों ने देखा है, सिर्फ दिग्भ्रमित कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों को। पॉलिटी के कौन सी किताब पढ़े सर, लक्ष्मीकांत ले लो। इकोनॉमिक्स से कौन सी किताब पढ़े, जाकर के रमेश सिंह ले लो। हमें समझ में नहीं आता कि ये कैसे लोग हैं जो बच्चों को लक्ष्मीकांत और रमेश सिंह पढ़ा रहे हैं। वो भी वैसे बच्चे जो बेचारे अभी शुरुआत कर रहे हैं या जिन्होंने पढ़ा नहीं है। वो लक्ष्मीकांत और रमेश सिंह, मोटी मोटी किताबें हम खरीद लेते हैं, हमें लगता है आईएएस तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किताब लाते हैं, एक पन्ना पढ़ने के बाद वो किताब रख दिया जाता है, पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि चीजें समझ में नहीं आती। और हम इस बात का दावा करते हैं कि एक बार हमसे पढ़ लीजिए, फिर आपको दुनिया की सारी किताबें समझ में आएंगी। आप लक्ष्मीकांत को 4 दिन के अंदर समाप्त कर देंगे, एक बार अगर जो पॉलिटी पढ़ेंगे हमसे। हिस्ट्री आप लोग पढ़िएगा, एंशिएंट हिस्ट्री देखिएगा। दुनिया की जितनी भी किताबें इतिहास पे लिखी गई होंगी एंशिएंट हिस्ट्री की, आप लोग बहुत जल्दी समाप्त करेंगे। सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। लेकिन ऐसे ही पढ़ करके देखिए तो अंतर स्पष्ट नजर आता है। इन सब चीजों को भी ध्यान रखना है आप लोगों को थोड़ा अच्छे से, क्योंकि हम लोगों को एक सही दिशा में लेकर के जाना है। हमें आपको सही दिशा दिखाना है और उस मंजिल तक लेकर के जाना है।
उसके लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना होगा। जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान रखिए। अन्य लोगों के चक्कर में अगर पढ़ते हैं तो आप पढ़िए, उससे हमें मतलब कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जा सकते हैं वहां पे, लेकिन बाद में लौट करके आपको पुनः आना होगा हिमरोज मिल्की के पास, क्योंकि आपको हिमरोज मिल्की जो रास्ता दिखा रहा है वो बिल्कुल सही रास्ता दिखा रहा है। और ये रास्ता सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस से नहीं बता रहे हैं, ये रास्ता हम अपनी मेहनत से बता रहे हैं। हमारा मेहनत ही हमारा कॉन्फिडेंट है और ईश्वर पे विश्वास ही हमारा कॉन्फिडेंट है। ये चीजें लेकर के हम चलते हैं। हमारा एक सिद्धांत है, बहुत ही खुला सिद्धांत है कि हम सीधे सीधे बोलते हैं कि अगर हमारा दुश्मन भी अगर हमसे एडवाइस मांगने आता है, सलाह मांगने आता है किसी विषय में, तो हिमरोज मिल्की उसे कभी गलत सलाह नहीं देता। या तो मना कर देगा कि हम सलाह नहीं देंगे, या तो गलत सलाह नहीं देंगे। ये हमारा थ्योरी है, इसको ध्यान रखिएगा। चाहे कोई भी हो, या तो हम एडवाइस देंगे तो अच्छा देंगे, या तो नहीं देंगे एडवाइस। तो इस वजह से इसलिए बार बार बोलते हैं कि चीजों को आप लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक करिए, जिस तरीके से बता रहे हैं वैसे पढ़िए। बहुत सारे मैसेज आते हैं जहाँ पे बातें की जाती है, इस वजह से हमें लगता है कि बहुत सारे लोग इधर उधर भटक रहे हैं। भटकना पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, पढ़ाई शुरू करिए जैसे हम पढ़ा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि एक बार हम आपको सब कुछ पढ़ाना चाहते हैं अपने द्वारा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, थ्री के पर्पज से। फिर मेंस का चारों पर्पज एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। एक बार आप हमसे पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको जिंदगी में दोबारा किसी कोचिंग की जरूरत नहीं होगी। और एक बार पढ़ने के बाद आप सिलेक्शन के महज एक कदम दूर होंगे, और वह जो एक कदम होगा वो आपका कदम होगा, जहां आपको मेहनत करके आपको अपने पढ़े पढ़ाए पे पॉलिश करके उस कदम को पार करना। ये हमारी गारंटी है पूरी तरीके से। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम पूरे विषय को पढ़ाएं। इस वजह से आगे जो प्लानिंग यही है, हमारा एक इंडिविजुअल पैरेलल बैच चलता रहेगा। बाकी कुछ टीचर अगर जुड़ेंगे तो उनका चलेगा, जिसको चाहे तो वहां पढ़ सकता है, जिसको चाहे तो ना पढ़े। लेकिन हम अपना पूरे विषय कंप्लीट कराएंगे, इसलिए कराएंगे ताकि हमें इस चैनल से सिलेक्शन देना है, और सिलेक्शन देने के लिए हम इतना मेहनत करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रदूषण की, पोल्यूशन की बात करेंगे। प्रदूषण या पोल्यूशन की जब हम लोग बात करेंगे तो इसका ध्यान रखिएगा। पहले इसको हम लोग समझते हैं होता क्या है पोल्यूशन। तो इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, निकलता कहां है प्रदूषण, आता कहां से। तो आप लोगों को याद है जब हम लोग पढ़ रहे थे इकोसिस्टम, तो हमने आपसे बताया था इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं। एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। याद है? जैविक घटक क्या होता है? जैविक घटक वह होता है जिसमें जीवन होता है, जैसे प्लांट और एनिमल हो गए। अजैविक घटक क्या होता है? अजैविक घटक वह घटक होता है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है परंतु उसमें जीवन नहीं होता। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें अजैविक घटक की, तो जैसे कि हमारा पूरा इन्वायरमेंट, हमारा पूरा वातावरण, ये अजैविक घटक होता है। ये क्या होता है? ये हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन इसमें लाइफ नहीं होती। लाइफ कहाँ होती है? जैविक घटक में होता है, प्लांट और एनिमल में। तो यहीं से प्रदूषण की उत्पत्ति निकल के आती है। यानी हमारा जो प्रदूषण वाला कॉन्सेप्ट है वो अजैविक घटक से संबंधित है। जैविक घटक से संबंधित क्या था? हमारा इकोलॉजी और इकोसिस्टम था संबंधित। ध्यान देखिए, हम लोग क्या बताए थे? दो घटक की हमने चर्चा किया था। दो घटक हमने चर्चा किया था पूरे इकोसिस्टम में। एक था जैविक घटक, दूसरा था अजैविक घटक। तो अजैविक घटक का पूरा संबंध किससे हो जाता है? हमारे पारिस्थितिकी से संबंध हो जाता है और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अजैविक घटक, तो अजैविक घटक का पूरा संबंध होता है वातावरण से या पर्यावरण से, और यहीं से संबंधित आता है प्रदूषण का संकल्पना। यानी हमारा प्रदूषण का संकल्पना किससे जुड़ा हुआ है? पर्यावरण से। चूंकि पूरा हमारा जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम में दोनों घटक कार्य करते हैं। इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक दोनों घटक कार्य करते हैं। जैविक घटक क्या है? इसमें होता है जीवन, इस चीज को हमने बताया था। अजैविक घटक में क्या होता है? यहाँ पे जीवन नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यह जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। इस चीज को ध्यान रखिए, यहाँ पे लाइफ तो नहीं होती, लेकिन हमें लाइफ जीने के लिए आवश्यक होता है। तो जीवन यहाँ है, यानी इस जीवन के लिए यह जो अजैविक घटक क्या हो गया? आवश्यक हो गया, कंपल्सरी हो गया। तो अगर इस अजैविक घटक में अगर कुछ परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव यहाँ पे भी पड़ेगा, जीवन में प्रभाव पड़ेगा। तो
प्रदूषण क्या होता है? अजैविक घटक में जब परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कारण जब जैविक घटक नकारात्मक रूप से प्रभावित होने लगे तो उसी को बोला जाता है प्रदूषण बोला जाता है। यानी प्रदूषण क्या है? जब जैविक घटक अजैविक घटकों के माध्यम से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाए, इसको हम लोग बोल देते हैं प्रदूषण। प्रदूषण का संकल्पना कहां से आता है? इकोसिस्टम से ही आता है। इसी वजह से जब हम लोग पढ़ते हैं इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के साथ इकोसिस्टम भी जुड़ा होता है। यानी हम लोगों का जो पूरा सिलेबस क्या है? इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम या इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट, राइट? दोनों इसीलिए जुड़ा होता है ताकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बिना यह नहीं रह सकता, इसके बिना यह नहीं रह सकता। तो दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे का प्रभाव दोनों के ऊपर पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे जैविक घटक में क्या हमने बताया था? मनुष्य यहाँ पे आता है, प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं। और मनुष्य कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि अजैविक घटक में परिवर्तन होता है। तो अजैविक घटक में परिवर्तन होने का मतलब सीधा प्रभाव कहां पड़ेगा? जैविक घटक यानी मनुष्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ जाएगा। तो इसलिए एक दूसरे से दोनों चीजें जुड़ी हुई है। इसीलिए हम लोग एक साथ अध्ययन करते हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। यहां तक क्लियर है? तो अब लोग थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ध्यान रखिए कि ये हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट नोट्स आप लोगों का बन रहा है। ऐसा नोट्स शायद ही आप लोगों को मिले। बहुत ही बेहतरीन नोट्स ये बनवा रहे हैं हम आप लोगों को। इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए आइए, अच्छा शुरू करते हैं हम लोग। थोड़ा सा भूमिका हम लोग बनाते हैं। तो भूमिका में लिखिए कि इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा आगे हो जाते हैं। तो यहां पे आप लोग हाँ, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा फ्रेमिंग कर लेते हैं हम लोग। क्या क्या पढ़ना है उसको फ्रेमिंग कर लेते हैं। यहां आप लोग बनाइए प्रदूषण, पोल्यूशन, ठीक। तो यहां हम लोग देखेंगे पहले अवधारणा, क्या अवधारणा है। उसके बाद देखेंगे प्रदूषण की परिभाषा, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रदूषक के प्रकार। देखिए प्रदूषण की परिभाषा और यहीं पे लिखेंगे हम लोग प्रदूषक। ये होता है पॉल्यूशन, एक होता है पॉल्यूटेंट्स जिसे बोलते हैं, और पॉल्यूटेंट्स को बोलते हैं प्रदूषक। पॉल्यूटेंट्स। तो प्रदूषण की परिभाषा और प्रदूषक दोनों में क्या अंतर होता है उसके बारे में बताएंगे। फिर हम लोग देखेंगे प्रदूषक के प्रकार, यानी कितने प्रकार के प्रदूषक होते हैं, पॉल्यूटेंट्स के टाइप। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रदूषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ जो है कि पोल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार। तो आज हम लोग इन 4 पॉइंटों पे डिस्कशन करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि शुरू में हमने कुछ ज्यादा ही आप लोगों के सामने बातें कर लिया। काफी दिन बाद आए थे, इस वजह से बातें करना जरूरी था, इस वजह से हमने काफी बातें आप लोगों से किया। लेकिन यहां से भी कई सारे प्रश्न सीधे सीधे मिलेंगे और पढ़िए एक बार, फिर देखिएगा आगे धीरे धीरे ईश्वर ने चाहा तो चीजें बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं अवधारणा। तो चलिए, तो पहला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए अवधारणा। क्या है कॉन्सेप्ट और अवधारणा। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोगों का होगा नंबर 1 अवधारणा। या फिर पृष्ठभूमि, अवधारणा अथवा पृष्ठभूमि की हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रदूषण होता क्या है, ताकि जब भी आपसे अगर कोई पूछे तो आप लोग जवाब बिल्कुल ऐसे ही दिया करें। लोगों को पता चलना चाहिए कि आप हिमरोज मिल्की से पढ़े हुए व्यक्ति हैं। इलाहाबाद में जितने भी लोग हमारे साथी हैं वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ लेगा हिमरोज से तो उसका कॉन्फिडेंट लेवल दूसरे लोगों के कॉन्फिडेंट लेवल से बहुत ज्यादा होता है।
क्योंकि कुछ भी चीजें बचती नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो आप लोग भी इसी कॉन्फिडेंट में रहा करिए। और ऑनलाइन के लिए हमारा बहुत बड़ा प्लान है, बस हमारा अभी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिल रहा है, कोई साथी ऐसा नहीं मिल रहा है जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करे। जिस दिन फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे उस दिन ऑनलाइन में हम बहुत कुछ कर देंगे, और इतना कर देंगे कि ऑफलाइन कोचिंगों की ऐसी की तैसी हो जाएगी। सब कुछ ऑनलाइन में बहुत ही मिनिमम फी में उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए अब हम लोग आते हैं उदाहरण पे। तो हम क्या बता रहे थे कि इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। तो यहां हम लोग लिखेंगे इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं, जिसमें प्रथम जैविक घटक होता है। जैविक घटक होता है जो जैविक घटक होता है, तथा द्वितीय अजैविक घटक होता है। अजैविक घटक होता है, राइट। यहां हम लोग पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए कि प्रदूषण अजैविक घटक से जुड़ा हुआ है। अजैविक घटक से जुड़ा हुआ अवधारणा है। ये जो प्रदूषण है वह अजैविक घटक से जुड़ा हुआ अवधारणा है, इतना ध्यान रखिएगा, राइट। पोल्यूशन अजैविक घटक से जुड़ी हुई अवधारणा है। पैराग्राफ चेंज करके यहां पे लिखेंगे जैविक घटक वह घटक होता है जिसमें जीवन होता है। यहां पे लिख लीजिए एक लाइन, ताकि चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट रहे। जैविक घटक वह घटक होता है जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन होता है, जैसे प्लांट एंड एनिमल। जबकि अजैविक घटक में जीवन नहीं होता, परंतु जीने के लिए आवश्यक होता है। यानी अजैविक घटक क्या होता है, यानी कि जहां पे जीवन हो वो जैविक घटक होगा, जैसे प्लांट एंड एनिमल। लेकिन अजैविक घटक वो घटक होता है जिसमें जीवन नहीं होता लेकिन जीने के लिए आवश्यक होता है। यहाँ भी एग्जाम्पल होगा जैसे कि विभिन्न तत्वों से मिलकर बना हुआ हमारा इन्वायरमेंट या वातावरण। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग आवश्यक होता है, जैसे विभिन्न तत्वों से मिलकर बना हुआ, विभिन्न तत्वों से मिलकर बना हुआ हमारा वातावरण, या इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट। यानी विभिन्न तत्वों से मिलकर के बना हुआ हमारा जो वातावरण है वो होता है अजैविक घटक का पार्ट होता है। और ये जो वातावरण होता है, ध्यान रखिए, ये वातावरण जीवों की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उनकी जो अलग अलग प्रवृत्ति होती है, उनका अलग अलग वातावरण होता है। इसको भी थोड़ा सा समझिए अपनी चीजों को आगे, कि ये जो वातावरण है वो जीवों की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। कैसे, अभी लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। लिखिए, वातावरण जीवों के प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। वातावरण जीवों की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे अब देखिए एग्जांपल में, देखिए वातावरण कैसे हो सकता है। जो अलग अलग जीव होते हैं उनके लिए अलग अलग वातावरण होता है। उनके जीवों का जो नेचर है, जो प्रवृत्ति है, उसी आधार पे उनके वातावरण का भी निर्धारण होता है। यानी सभी जीवों के लिए समान वातावरण नहीं होता। जैसे हम लोग इकोसिस्टम में देखे थे कि अलग अलग जीवों का इकोसिस्टम भी अलग अलग होता है। इकोसिस्टम को भिन्न भिन्न प्रकारों से बांटा जा सकता है। ठीक वैसे ही जो प्रदूषण होता है, जो वातावरण होता है, अलग अलग जीवों का अलग अलग वातावरण होता है, तो वहां पे प्रदूषण भी अलग अलग हो जाएंगे। यानी जो प्रदूषण का प्रभाव अलग अलग जीवों पे, अलग अलग वातावरण पे पड़ सकता है।
तो वातावरण कैसे होगा, जैसे कि स्थल मंडल के जो जीव है, जो स्थल के जीव है उनका वातावरण क्या हो जाएगा, स्थल मंडल। यहां हम लिखेंगे स्थलीय जीवों का स्थल मंडल, ठीक। वायवीय जीवों का वायुमंडल तथा जलीय जीवों का जलमंडल उनका वातावरण होता है, राइट। यानी जो स्थल में रहने वाले हैं, जैसे वातावरण एनवायरनमेंट की अगर पार्ट की बात करें तो स्थल में क्या हो जाए, जैसे मृदा ये हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है, हमारे वातावरण का पार्ट है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी स्थान की मिट्टी अलग है तो हम क्या बोलते हैं कि वहां का वातावरण अलग है, इस वजह से वहां की मिट्टी अलग है। जैसे रेगिस्तान में हम लोग जाते हैं तो वहां का एनवायरमेंटल कंडीशन अलग होने से वहां पे मृदा अलग हो जाता है। तो स्थलीय मंडल, जो स्थल मंडल है, स्थल पर रहने वाले लोगों का उनका स्थल मंडल हो जाता है। जो जीव मंडल, जो वायु है, जो हवा में रह रहे हैं वायुमंडल वाले जीवों का वायुमंडल हो जाता है। जो जल मंडल वाले जीव है उनका जल मंडल क्या होता है, उनका वातावरण होता है। तो हम लोग देखते हैं अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट और निकल करके आता है जैव मंडल का। आखिर जैव मंडल क्या है, जहां पे मनुष्य सरवाइव करता है। जैसे कि स्थल मंडल में जो जानवर हैं जो स्थलों पे रह सकते हैं, जल मंडल वाले जो मछली हो गए और भी जो तालाबों में या समुद्र में रहने वाले हैं उनके लिए उनका जल मंडल, उनका वातावरण हो जाएगा। वैसे ही वायुमंडल में जो हवा में जैसे पंछी वगैरह है तो उनके लिए वातावरण। अब मनुष्य कहाँ रहेगा, मनुष्य न केवल स्थल पे रह सकता है, न केवल जल में, न केवल वायु में रह सकता है। मनुष्य के जीने के लिए जैव मंडल की आवश्यकता होती है। जैव मंडल कहाँ होता है, जैव मंडल वह स्थान होता है जहां पे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों मिलते हैं, उसी को बोला जाता है जैव मंडल। जैसे कि हम जहां पे रहते हैं तो हमें पीने के लिए पानी की भी जरूरत होनी चाहिए, रहने के लिए जमीन की भी जरूरत होनी चाहिए और सांस लेने के लिए हवा की भी जरूरत होनी चाहिए। तो वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल का वह भाग जिसमें जीवन होता है उसे जैव मंडल कहा जाता है। और जैव मंडल शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था वो किया था बर्नी डेस्क ने प्रयोग किया था। इसको भी यहाँ पे नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो इस प्रकार से लिखिए, जैव मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल तथा वायुमंडल का वह भाग जहां जीवन होता है उसे जलमंडल होगा। यहां पे जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल का वह भाग जहां जीवन होता है उसे जैव मंडल कहा जाता है। यानी कि ये जो स्थल मंडल है, बहुत सारे ऐसे स्थल है जहां पे जीवन नहीं है, बहुत सारे ऐसे जल हैं, बहुत सारे ऐसे वायु वाले स्थान हैं जहां पे कोई जीवन नहीं, तो उसे जैव मंडल नहीं बोला सकता। जैव मंडल उसी को बोला जा सकता है जहां पे इन तीनों स्थानों पे जहां पे जीवन हो, उसी को बोलते हैं हम लोग जैव मंडल बोला जाता है। और जैव मंडल शब्द का पहली बार प्रयोग किया था बर्नी डेस्क। हम लिखेंगे जैव मंडल कहा जाता है। और इस शब्द का पहली बार प्रयोग बर्नी डेस्क ने किया था। ठीक, आप लोग इसे एक बॉक्स में बना लेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पूछता है कभी कभी कि जैव मंडल क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल का वह भाग जहां पे जीवन होता है उसे हम लोग बोलते हैं जैव मंडल, राइट। अब हम लोग आते हैं प्रदूषण और प्रदूषक यानी पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स के ऊपर। ये क्या होता है इसको समझिए। हेडिंग हम लोग डालेंगे, समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि सर हाँ चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि काफी दिन गैप हो गया है, लंबा समय से दूरी रहे आप लोगों से, धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी, आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो अब हेडिंग डालेंगे हम लोग
प्रदूषण तथा प्रदूषक की अवधारणा या परिभाषा कर लीजिए, अवधारणा नहीं परिभाषा लिखिए। अब देखिए क्या होता है प्रदूषण और क्या होता है प्रदूषक की परिभाषा। हम लोग देखेंगे वातावरण में जितने भी मिलने वाले तत्व हैं, सभी तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो चीजें हैं, जो नेचर के द्वारा जो उपलब्ध कराया जाता है, वो सब कुछ नेचर के द्वारा ही एक निश्चित अनुपात में तय कर दिया जाता है, जिसके कारण जो जैविक घटक है वह सामान्य जीवन व्यतीत करता है। जैसे हमने बताया था वहां पे शुरू में ही हमने बताया कि किस प्रकार से जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमने बताया था कि जो जैविक घटक है अजैविक घटक है, जैविक घटक में जीवन होता है लेकिन अजैविक घटक में जीवन नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जैविक घटक को जीने के लिए अजैविक घटक की जरूरत होती है। इसको हमने समझा था हम लोगों ने। तो होता क्या है, जो अजैविक घटक है, अजैविक घटक में जितने भी तत्व मिल रहे हैं, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन हवा ले रहे हैं, हवा में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सारी चीजें, तो हवा में इन सारी चीजों की जो मात्रा है वो नेचर के द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। हमारी प्रकृति इतना मात्रा देती है जिससे कि जैविक घटक एक सामान्य जीवन जी सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी कारणवश, कारण दो प्रकार के होते हैं, या तो नेचुरल कारण हो, प्राकृतिक कारण हो, या तो मानवीय कारण हो। तो किसी कारणवश, चाहे वो प्राकृतिक कारणवश चाहे वो मानवीय कारणवश, किसी कारणवश जब अजैविक घटक के निश्चित अनुपात में इस प्रकार का परिवर्तन हो जाए जो जैविक घटक को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने लगे, तो उसे ही बोल दिया जाता है प्रदूषण बोला जाता है। तो वही उसकी परिभाषा होगी प्रदूषण की। तो हम लोग लिखेंगे वातावरण में मिलने वाले सभी तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं, जिसके कारण जैविक घटक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। तो लिखिए वातावरण में मिलने वाले, वातावरण में मिलने वाले सभी तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं, एक निश्चित अनुपात में प्रकृति द्वारा तय कर दिए जाते हैं, प्रकृति द्वारा तय कर दिया जाता है। नेचर ही वह निश्चित अनुपात तय कर देती है कि कितना होना चाहिए सामान्य जैविक घटकों को काम करने के लिए। यानी कि वातावरण में मिलने वाले सभी तत्व एक निश्चित अनुपात में प्रकृति द्वारा तय कर दिया जाता है, जिसके वजह से जैविक घटक अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, जिसके कारण जैविक घटक सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर अब पैराग्राफ चेक करिएगा, परंतु किन्हीं कारणों से कारणों के ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे दो प्रकार के कारण होते हैं, या तो मानवीय कारण होगा या तो फिर होगा प्राकृतिक कारण। तो जो मानवीय कारण अभी आगे हम बताते हैं, लिखेंगे मानवीय एंड प्राकृतिक, इसको ब्रैकेट बंद कर लेंगे। परंतु किन्हीं कारणों से अजैविक घटकों की मात्रा में इस प्रकार परिवर्तन हो जाए, जिससे जैविक घटक नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाए, जैविक घटक नकारात्मक रूप से प्रभावित होने लगे, नकारात्मक रूप से प्रभावित होने लगे, तो इस स्थिति को ही प्रदूषण कहा जाता है। राइट? अब यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से फिर से समझिए। हमने आप लोगों को समझाया था कि हमारा पूरा इकोसिस्टम दो घटकों से मिलकर के बना होता है। जैविक घटक जिसमें जीवन होता है, प्लांट एनिमल, और अजैविक घटक जिसमें हमारा इन्वायरमेंट होता है।
अजैविक घटक में जीवन तो नहीं होता, लेकिन जो जैविक घटक जिसमें जीवन है उसके जीने के लिए अनिवार्य होता है। उसके बिना यानी अजैविक घटक के बिना पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी में जीवन संभव ही नहीं। तो अजैविक घटकों में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनका एक निश्चित अनुपात तय होता है। यह अनुपात प्रकृति के द्वारा स्वयं तय कर दिया जाता है। उसी अनुपात के अकॉर्डिंग ही जैविक घटक सामान्य रूप से अपना जीवन जीता है। लेकिन किन्हीं कारणों से उस कारण में प्रकृति भी शामिल होता है और मानवीय भी शामिल होता है। प्राकृतिक कारण की बात किया जाए, जैसे मान लेते हैं कि जंगल में आग लग जाए। इसे जंगलों में कोई आग लगाता नहीं है, जंगल के आग को दावानल बोला जाता है। दावानल जहां भी लिखा है समझिए जंगल का है। उसमें जंगल में आग लगने का कारण क्या होता है सामान्यतः कि गर्मी की वजह से जो जंगली पेड़ होते हैं आपस में घिसते घिसते आग लग जाती है। जब आग लगती है तो बड़ी मात्रा में यानी कई हजार किलोमीटर में आगों को जैसे आग लग जाती है तो काफी ज्यादा इन्वायरमेंट हमारा प्रदूषित होता है। तो वहां आग किसी मानव ने नहीं लगाया, लेकिन नेचर के द्वारा हवा चला, किसी वजह से गर्मी हुआ तो उसे प्राकृतिक कारण से भूकंप आ गया, कहीं पे ज्वालामुखी आ गया। इससे क्या होता है, ज्वालामुखी आने पे कई प्रकार के गैस निकलते हैं जो इन्वायरमेंट को कहीं न कहीं प्रदूषित करते हैं। तो इनको बोलते हैं प्राकृतिक कारण। मानवीय कारण की बात किया जाए तो मानवीय कारण में अभी जितने भी कारण हैं, ढेर सारे मानवीय कारण ही आप लोग नजर आते हैं। जंगलों का नाश करना, विनाश करना, जंगल काटे जा रहे हैं। उसके अलावा गाड़ी मोटर जो इस्तेमाल करें, फ्रिज एसी, इससे क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। तो जो मानवीय कारण होते हैं, मानवीय कारण से होने वाले प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक बोला जाता है। इसको लिख लीजिएगा कहीं कि मानवीय कारण से होने वाले प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक बोला जाता है। जो मानव के कारण प्रदूषण होता है उसे एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन बोलते हैं, और जो प्रकृति के द्वारा होता है उसे नेचुरल या पोल्यूशन बोलते हैं, प्राकृतिक प्रदूषण उसे बोला जाता है। क्या आप लोग क्या देख रहे हैं कि अजैविक घटक प्रकृति के द्वारा निश्चित होता है, लेकिन किन्हीं कारणों से, चाहे वो मानवीय हो या प्राकृतिक हो, किन्हीं कारणों से जब अजैविक घटकों का जो निश्चित मात्रा जितना ने प्रकृति तय किया उसमें परिवर्तन हो जाए। यहाँ परिवर्तन का मतलब ध्यान रखिएगा, परिवर्तन का मतलब यहाँ ये नहीं होगा कि ज्यादा हो जाए। जैसे बोलते हैं लोग इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाए या कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाए तो प्रदूषण होगा। परिवर्तन का मतलब होगा चाहे ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, दोनों चीजें। इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ लिखा है परिवर्तन, लिखा है चेंजिंग। ये चेंजिंग प्लस में भी हो सकता है और चेंजिंग निगेटिव में भी हो सकता है, कम में भी हो सकता है। जब परिवर्तन की मात्रा चाहे ज्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए और यह परिवर्तन इस प्रकार का हो जिससे जैविक घटक नकारात्मक रूप से प्रभावित होने लगे, तब उसे हम लोग बोलते हैं प्रदूषण। जिसकी वजह से यह घटक प्रभावित होता है उसे बोला जाता है प्रदूषक बोला जाता है। यानी जिसके कारण अजैविक घटक के अनुपात में परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं हम लोग प्रदूषक। तो ये हो गया प्रदूषण। इसी के नीचे एक लाइन में लिखिए कि जिसके कारण अजैविक घटक में नकारात्मक रूप से परिवर्तन होता है, जिसके कारण अजैविक घटक में परिवर्तन होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जिसके कारण अजैविक घटकों के अनुपात में परिवर्तन होता है, उसे प्रदूषक कहा जाता है। उसे प्रदूषक कहा जाता है। यानी प्रदूषण समझ में आ गया, नकारात्मक रूप से जब प्रभावित करता है तो प्रदूषण हो जाता है। जिस वजह से प्रभावित करता है, जैसे विभिन्न प्रकार की गैसें हो गई, जैसे कि कई प्रकार की गैसें हो गई, तो उन्हें हम लोग किस में रखेंगे, प्रदूषक के रूप में। जैसे पूछा जाए डीडीटी क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये प्रदूषक है। इन्हें प्रदूषण नहीं बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण नहीं है, ये प्रदूषक है जो प्रदूषण को फैलाती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जिसके कारण अजैविक घटकों के अनुपात में परिवर्तन होता है उसे प्रदूषक कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में जिस वजह से प्रदूषण होता है उसे प्रदूषक बोला जाता है। या प्रदूषण को प्रसार करने वाले कारक प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक को बोला जाता है पोल्यूटेंट्स, प्रदूषक को बोलते हैं पोल्यूशन। तो ये तो हो गया हमारा प्रदूषण से संबंधित और प्रदूषण और प्रदूषण से संबंधित परिभाषा और अवधारणा। अब हम लोग देख लेते हैं प्रदूषण के प्रकार, कितने प्रकार के प्रदूषक होते हैं, उसके बाद प्रदूषण के प्रकार हम लोग देखेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बताने जा रहे हैं अभी, क्योंकि मेंस में कहीं प्रदूषण के बारे में अगर लिखने के लिए आएगा तो आपको पिछली चीजों को लिखेंगे, जितना हमने अवधारणा के बारे में जो बताया था। जब वो लिखेंगे तो एग्जामिनर को इतना समझ जाएगा एग्जामिनर के इस बच्चे ने अच्छे तरीके से चीजों को समझा है, इस वजह से इसने पहले प्रदूषण को डिफाइन ही कर दिया। जब प्रदूषण आपने डिफाइन कर दिया, प्रदूषक को आपने डिफाइन कर दिया, फिर आपके सामने जितने भी प्रदूषण आएंगे अच्छे तरीके से आप उसको आंसर राइटिंग कर सकते हैं, है ना। सिर्फ डायरेक्ट हम अगर पहुंच जाते वायु प्रदूषण, अगर आपको सीधे सीधे पढ़ाना शुरू कर देते तो वहां ढेर सारी कंफ्यूजन होते थे। अब लोग डालिए टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स या प्रदूषक के प्रकार। तो प्रदूषक के प्रकार की बात किया जाए तो कुल 4 प्रकार के प्रदूषक होते हैं। पहला होता है जैव निम्नीकृत प्रदूषक, जैव निम्नीकृत जिसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। दूसरा होता है जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक, इसे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। 2 हो गया, ये 2 और होते हैं। एक होता है, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, एक होता है प्राथमिक प्रदूषक, फिर ये हो गया द्वितीयक प्रदूषक। ठीक, तो टोटल प्रदूषक के प्रकार 4 टाइप के होते हैं पोल्यूटेंट्स, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्राथमिक प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और द्वितीयक पोल्यूटेंट्स। तो हम लोग दोनों को अलग अलग करके समझ लेते हैं। एक इस प्रकार से आप लोग बॉक्स बना लीजिए, ऐसे कर लीजिएगा। इस बॉक्स में तुलनात्मक रूप से अगर अध्ययन हम लोग कर लेंगे तो ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी क्या होता है। थोड़ा सा समझ लीजिए जैव निम्नीकृत प्रदूषक होता क्या है। जब हम लोग बात करते हैं जैव निम्नीकृत प्रदूषक, तो ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जो वातावरण में कुछ समय रहने के पश्चात ही समाप्त हो जाते हैं या विघटित हो जाते हैं, यानी इनका प्रभाव वातावरण पे नकारात्मक रूप से नहीं पड़ पाता। उन्हें बोलते हैं हम लोग जैव निम्नीकृत प्रदूषक। और इसके तहत हम लोग प्लास्टिक को रखते हैं, कॉटन को रखते हैं, उसके बाद जो है कि पेपर को रखते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो हमारी जो साग सब्जियां जो सड़ जाती हैं घर में, जो है कि वेस्ट होते हैं, गीले जो वेस्ट होते हैं, कचड़े होते हैं, उन्हें रख देते हैं। इससे क्या होता है कि कुछ समय के बाद जैसे कि साग सब्जी जो सड़ी अगर जाके मिट्टी में मिला देते हैं तो फिर मिट्टी में ही मिल जाते हैं, उनका नकारात्मक रूप से प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से कॉटन हो गया हम लोगों का, सूती कपड़ा, ये भी जो है कि नकारात्मक से प्रभाव नहीं पड़ते। लेकिन कॉटन के बजाय अगर नायलॉन की हम लोग बात करें तो नायलॉन जो कपड़े होते हैं उनका प्रभाव नकारात्मक रूप से पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे, लेकिन कॉटन कपड़ों का प्रभाव नकारात्मक रूप से नहीं पड़ता। ऐसे ही पेपर हो गया, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पेपर, अखबार के कागज के टुकड़ों से झोले बनाए जा रहे हैं, लिफाफा बनाए जा रहे हैं जो सामान वगैरह लेके आने जाने के लिए। तो आखिर ऐसी जागरूकता क्यों बढ़ाई जा रही है? इसी वजह से बढ़ाई जा रही है कि ये जो चीजें हैं ये बायोडिग्रेडेबल है तो प्रदूषक लेकिन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब हो गया कि इनसे इन्वायरमेंट प्रदूषित नहीं के बराबर होगा और ये वातावरण में समाप्त हो जाएंगे, हमारे इन्वायरमेंट में बने नहीं रहेंगे। तो यहां हम लोग लिख लेंगे ऐसे प्रदूषक जो वातावरण में कुछ समय रहने के पश्चात ही समाप्त हो जाते हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखना हो तो यहां आप लोग लिख लेंगे पेपर, कॉटन, ठीक। इसके अलावा साग सब्जी, कौन सी साग सब्जी? जो सड़ चुके हैं, खराब हो चुके हैं, वो साग सब्जी, ये सारी चीजें आ जाएगी। सीवेज हो जाएगा, सीवेज समझ रहे हैं, जो नाला जो सीवेज बहता हुआ है, सीवेज में जो मल वगैरह जाता है वो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स के तहत आता है सीवेज पे। तो ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनका प्रभाव हमारे वातावरण पे नकारात्मक रूप से बहुत ही कम मात्रा में या नहीं के बराबर पड़ते हैं और इनका जो अस्तित्व होता है वो कुछ समय के बाद ही बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इस वजह से माना जाता है कि इससे हमारा इन्वायरमेंट कम प्रभावित होता है या बिल्कुल नहीं प्रभावित होता है। यही कारण रहा है कि हम लोग पेपर के झोले, पेपर के बैग, कॉटन के झोले वगैरह का चलन ज्यादा बढ़ा रहे हैं जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट कम प्रभावित हो। ठीक इसके जस्ट अपोजिट होता है जैव अनिम्नीकृत नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। ये ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो वातावरण में लंबे समय तक रहने के पश्चात भी समाप्त नहीं होते हैं। यही वजह है कि इनका नकारात्मक प्रभाव हमारे वातावरण पे ज्यादा पड़ता है। हम लोग लिखेंगे ऐसे प्रदूषक, यहां लिख लीजिए आप लोग,
ऐसे प्रदूषक जो वातावरण में लंबे समय तक रहने के पश्चात भी समाप्त नहीं होते, उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहा जाता है। ठीक, अब इसका एग्जांपल की बात करें तो आप लोगों को पता है प्लास्टिक आप लोग देखते हैं, जो पॉलीथीन हम लोग लेके चलते हैं। पॉलीथीन को अगर हम लोग जलाते हैं तो जलाने के बाद भी उससे जो रसायन निकलता है वह रसायन हमारे वातावरण में बहुत लंबे समय तक, हजारों लाखों वर्षों तक बना रहता है। यही वजह है कि लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप प्लास्टिक को मत जलाइए, जो टायर हम लोग जलाते हैं उस टायर को मत जलाइए, ताकि हमें लगता है कि हमने जला करके नष्ट कर दिया, लेकिन आप सोचिए जलाने के बाद उसके जो ढेर बचता है, जो राख, जो उसका जो वेस्ट बचता है, वो भी हमारे मृदा को, इन्वायरमेंट हमारे मृदा को प्रदूषित करता रहता है। उसके बाद उसके जो धुएं होते हैं वह धुएं हमारे वातावरण में जाते हैं, उसमें जो रसायन पाया जाता है उनके धुओं में, वह रसायन लंबे समय तक, हजारों वर्षों तक पूरे इन्वायरमेंट में बना रहता है। इस वजह से उन्हें नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स के तहत रखा जाता है। और यही कारण है कि हम पॉलीथीन को रोकने की बात करते हैं, प्लास्टिक को रोकने की बात करते हैं, क्योंकि घर में हम लोग अक्सर देखते हैं जब साग सब्जी या कोई भी सामान जब प्लास्टिक में लेकर के आते हैं तो उस प्लास्टिक जब तक नया रहता है तब तक तो हम लोग यूज करते रहते हैं, अच्छा है, कपड़े रखते हैं, लेकिन जो ही पुराना होता है तो या तो हम उसे फेंक देते हैं बाहर, या तो उसे जला देते हैं। फेंकेंगे तो भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, जलाएंगे तो भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं वो हर कंडीशन में हमारे इन्वायरमेंट को लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। सपोज करिए कि मान लेते हैं हम प्लास्टिक जलाते हैं, उससे कोई रसायन निकला और वह रसायन हमने अगर सपोज करिए कि 10 साल में उस रसायन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो माना जाएगा कि वह रसायन 10 साल तक हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, उसके बाद नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वह रसायन हजारों वर्षों तक हमारे इन्वायरमेंट पे बना रहेगा, तो उसका नुकसान क्या होगा, हजारों वर्षों तक हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। इसी वजह से हम लोग ऐसे पोल्यूटेंट्स को रोकने का प्रयास करते हैं, उनके प्रति जागरूकता बढ़ाया जाता है कि इन सब चीजों का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ये चीज लंबे समय तक हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन गांव के या पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं जो इस तरीके की घटनाएं करते हैं, तो शायद उनको इस बात का पता ना हो कि जो प्लास्टिक है, जो टायर हम लोग जलाते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं जो लंबे समय तक हमारी एनवायरनमेंट को प्रभावित करेगा। तो इसमें कई सारी चीजों को हम लोग रख लेते हैं। प्लास्टिक हो गया, टायर हो गया, जो कीटनाशक जो दवाएं होती हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहां हम लोग लिख लेंगे, किया जाता है जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, टायर, कीटनाशी है ना, जैसे DDT हो गया, 2,4-D हो गया, ये दोनों कीटनाशी हैं। DDT, 2,4-D ये सब कीटनाशी हैं। फिर गांव में इस्तेमाल किया जाता था, आप लोगों को पता है, गमक्सीन इस्तेमाल किया जाता था। पहले गांव में दीमक वगैरह मारने के लिए गमक्सीन का प्रयोग किया जाता था। तो गमक्सीन भी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स में आता है, उसका प्रभाव भी लंबे समय तक रहता है। तो ये तो हो गया दो। अब दो बचा हुआ है, प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक, उसको हम लोग देख लेते हैं। ऐसी बॉक्स बना लीजिए आप लोग, इसमें भी प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद आराम से आप लोग लिख लीजिए। और प्राथमिक प्रदूषक, यहां से प्रश्न पीसीएस में भी लगातार बन रहे हैं, आईएएस में भी लगातार बना है। निम्न में से कौन सा प्रदूषक प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है? बहुत ही आसान है अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो, है ना। यहाँ से प्रश्न लगातार बन रहे हैं तो आप समझिए, रटने का प्रयास मत करिए। कौन कौन सा प्राथमिक और द्वितीयक होगा समझ लेंगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चीजें चली आएंगी। जो हमारा जो फंडा होता है यही होता है। प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है? ऐसे प्रदूषक जो पर्यावरण में अपने मूल स्वभाव में ही पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करे। इसको ऐसे समझिए जैसे कि कोई ऐसा प्रदूषक हो जो इन्वायरमेंट को अपने ही तरीके से प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट अपने उसी स्वभाव में इन्वायरमेंट को नकारात्मक रूप से प्रभावित करे, उसे बोला जाता है प्राथमिक प्रदूषक।
नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा। द्वितीयक प्रदूषक को समझ लीजिए। द्वितीयक प्रदूषक उसे बोलते हैं ऐसे प्रदूषक जो अपने मूल स्वभाव में पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन पर्यावरण में किसी तत्व से अंतःक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद उसका मूल स्वभाव बदल जाता है। अब इस बदले हुए स्वभाव में वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग द्वितीयक प्रदूषक। अब यहाँ पे लिखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। प्राथमिक प्रदूषक वह प्रदूषक होता है जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है, जो अपने मूल स्वभाव में इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डीडीटी हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन हो गया। ये सब क्या चीजें हैं? ये प्राथमिक प्रदूषक है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड लगातार अगर बढ़ता ही जाएगा तो उसका पर्यावरण में होना ही डायरेक्ट पर्यावरण इन्वायरमेंट का लिए हानिकारक है। लेकिन कुछ ऐसे चीजें जैसे कि ओजोन, ओजोन अपने आप में हानिकारक नहीं है जब तक कि वह किसी तत्व से अभिक्रिया न करे, किसी प्राथमिक तत्व से या किसी भी पर्यावरणीय परिस्थिति से अभिक्रिया न करे, तब तक वह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसलिए ओजोन हो गया, स्मोग हो गया, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब द्वितीयक प्रदूषक में आते हैं। इतना ध्यान रखिए। तो प्राथमिक प्रदूषक में लिखिए ऐसे प्रदूषक जो अपने मूल स्वभाव में ही, ऐसे प्रदूषक जो अपने मूल स्वभाव में ही वातावरण को हानि पहुंचाते हैं, उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। सॉरी, प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये सब क्या होते हैं? ये ऐसे गैस हैं जो अपना मूल स्वभाव, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में ही हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे सारे प्रदूषकों को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक प्रदूषक, जिनका जो मूल स्वभाव है, जो तत्व मूल रूप से पाए जाते हैं, जब वही सीधे सीधे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक वायु प्रदूषक। लेकिन कुछ प्रदूषक ऐसे होते हैं जो अपने मूल स्वभाव में पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब वह पर्यावरण के किसी जलवाष्प से या प्रकाश से अभिक्रिया करके जब उनका रासायनिक रूप बदल जाता है तो उस बदला हुआ रासायनिक रूप पर्यावरण के लिए हानिकारक हो जाता है, तो उसे बोला जाता है द्वितीय प्रदूषक या द्वितीय जो है कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बोला जाता है। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे प्रदूषक जो अपने मूल स्वभाव में वातावरण को हानि नहीं पहुंचाते, परंतु किसी तत्व से उनका अभिक्रिया होने पर, अभिक्रिया बोलते हैं रिएक्शन होने पर, जब केमिस्ट्री में आप लोग जाएंगे तो देखेंगे रिएक्शन, अभिक्रिया होने पर, यहां ब्रैकेट में लीजिएगा, किसी तत्व से क्या हो जाएगा? जैसे प्रकाश से अभिक्रिया हो सकता है, जलवाष्प से अभिक्रिया कर सकता है, इसके अलावा प्राथमिक प्रदूषक से भी अभिक्रिया कर सकता है। प्राथमिक प्रदूषक मान लेते कार्बन डाइऑक्साइड से या सल्फर डाइऑक्साइड से कोई अभिक्रिया कर ले। जैसे हमें पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जब जलवाष्प से अभिक्रिया कर लेती है तो एक नए रूप में आ जाती है, जिस वजह से अम्ल वर्षा हो जाता है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है जो अम्ल वर्षा के रूप में आ जाता है। तो ऐसे प्रदूषक जो अपने मूल स्वभाव में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनका मूल स्वभाव यही है, ये सीधे सीधे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जो अपने मूल स्वभाव में वातावरण को हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन किसी तत्व से उनका अभिक्रिया होने पर उनका रासायनिक स्वरूप बदल जाता है। अभिक्रिया होने पर उनका रासायनिक स्वरूप इस प्रकार का बदल जाता है जो पर्यावरण के लिए
पर्यावरण के लिए हानिकारक हो जाता है तो इसे द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। तो ऐसे प्रदूषकों को, ऐसे लिखे, तो ऐसे प्रदूषकों को द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। अब यहां पे एग्जांपल द्वितीयक प्रदूषक में लिखना है तो कुछ एग्जांपल लिख लीजिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड कहां पे है, यहां पे है, लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये ट्राइऑक्साइड क्या होता है, जब सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो SO3 बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, SO2 होता है, लेकिन SO2 जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है, जो द्वितीयक प्रदूषक के रूप में हो जाता है। उसके बाद ओजोन होता है, ओजोन भी द्वितीयक प्रदूषक के रूप में आता है। स्मोग होता है, जिसे बोलते हैं धूम कोहरा, वो भी द्वितीयक प्रदूषक में रूप में होता है। एक होता है पैन होता है, जिसे बोलते हैं पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट, PAN, ये द्वितीयक प्रदूषक के रूप है। तो यहाँ मिटा करके ये लिख रहे हैं, एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिए और ये एग्जाम्पल भूलना नहीं चाहिए आप लोग। अब जैसे आप लोगों को सीधे कोई पूछेगा कि नाइट्रोजन क्या है, प्राथमिक या द्वितीयक, तो हमें पता है कि नाइट्रोजन सीधे सीधे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो ये प्राथमिक प्रदूषक हो सकता है। लेकिन जब नाइट्रोजन किसी प्रकार से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाए तो ये रिएक्शन करने के बाद अगर पर्यावरण को हानि पहुंचाएगा तो वो हो जाएगा द्वितीयक प्रदूषक। ऐसे ही होता है, ध्यान रखिए। तो यहां हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख लेंगे द्वितीयक प्रदूषक में, जैसे ओजोन, स्मोग, इसे बोलते हैं धूम कोहरा। एक होता है पैन, पैन को बोलते हैं पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट। तो ओजोन हो गया, स्मोग हो गया, पैन हो गया। उसके अलावा सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये क्या हो गया, ये द्वितीयक प्रदूषक के रूप में आते हैं। ओजोन, पैन, पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट से बोलते हैं पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट। पैन, इसको ध्यान रखिएगा, पैन के बारे में आगे भी चर्चा पैन की आएगी कि पैन का निर्माण कैसे होता है, यानी पैन अपने द्वितीयक रूप में आने के बाद प्रदूषण, वातावरण को प्रदूषित करता है। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये इतनी चीजें हैं जो है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो ये तो हो गया प्रदूषण के प्रकार। अच्छा, एक चीज और बचा हुआ है, लास्ट पॉइंट है, उसको लिख लीजिए आप लोग। प्रदूषण के प्रकार। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्रदूषक के प्रकार, अब हम लोग देखेंगे प्रदूषण के प्रकार। कई प्रकार के प्रदूषण हम लोगों को पढ़ना है, जैसे कि वायु प्रदूषण, उसके बाद जल प्रदूषण, फिर ध्वनि प्रदूषण, उसके बाद हो जाएगा रेडियो एक्टिव प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, उसके बाद वायु, जल, ध्वनि, रेडियो एक्टिव प्रदूषण। इतना ही बस हम लोग देखेंगे, 4-5 प्रदूषण काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों को हम लोग देखेंगे। तो आगे की जो वीडियो होगी, पहला वीडियो कहां शुरुआत होगा, वायु प्रदूषण से, यानी हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। यहाँ तक आप लोगों का वीडियो कैसा लगा जरूर